It is a common problem of major parents बाहर क्यों जाना है. Countries like Singapore, Dubai and Malaysia. What do you think कि स्टडी के लिए ये कैसी जगह है अभी? वीजा रिजेक्शन आज या कल किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं होते थे, ना ही होते हैं. कनाडा में पढ़ने का क्रेज कम हो रहा है, ये सच है? I would like to mention about China as an education destination. Trust me. अभी तक हम चाइना को जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से जानते हैं. पेरेंट्स का सबसे बड़ा फियर क्या हो सकता है जब वो अपने बच्चे को मतलब स्टडी अब्रॉड के लिए भेजते हैं? Turning your passion in your career is something I call success. Yeah, it doesn't have any particular language. I mean, every region has its own language. तो हम एक यूनिफॉर्मिटी और एक सेम पेज पे है ही नहीं. अपने इंडिया में क्या रहता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रहती हैं, वो ऑफर करती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल. सो क्या ऐसा बाहर भी होता है? सो हेलो एवरीवन, आदित्य दिस साइड. स्टडी अब्रॉड का सपना तो बहुत से स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स तक पहुंचने का रास्ता हर किसी को नहीं पता होता. तो एज अ स्टूडेंट मैं आज साजो कंसल्टेंसी आया हूँ टू मीट मिसेस श्वेता अग्रवाल जी मैम. सो हाय मैम, कैसे हो आप? I'm good. Thank you so much for asking. या एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच. It's pleasure. It's my pleasure. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे माइंड में एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में. सो उससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे उनके भी कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ एंड मैं कुछ अपने हिसाब से भी लाया हूँ. सो विल आस्क देम वन बाय वन. Definitely. सो मैंने कहीं पे सुना था एंड ऐसा पढ़ा था कि मतलब जैसे आइल्स प्रिपेयर करने के लिए लोग एक साल 6 7 महीने लगाते हैं, बट समवेयर इट वाज कि आइल्स को अपन 1 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं. कितने हद तक सच है ये? See, generally एक नॉर्मल स्टूडेंट जब 5 या 6 साल का होता है, so he takes admission in an English medium school. Generally एक टेंडेंसी है इंडियंस की. Okay. तो जब कोई बच्चा 5 साल की उम्र से 18 साल तक की उम्र तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसके बाद हमको ये 6 महीने 1 साल आइल्स में नहीं लगते हैं. Okay. एक रिग्रेस प्रैक्टिस, रिग्रेस ट्रेनिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर हम इन सबको फॉलो करें और इन सबको इंटीग्रेट करें, 1.5 month ideally is a sufficient time to complete the IELTS, because there is no fixed course in IELTS. Okay. More you practice, more you strategize the things, you will be ready to take the exam. And again, it is something which comes with consistency and confidence. So Okay. 1.5 month is an ideal time. Still, कुछ students थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं, कुछ कम ले सकते हैं, but ideal time is 1.5 months. Okay. सो इसमें जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में आता है, तो इसमें से स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्पीकिंग में दिक्कत आ सकती है. Yes. Again, the problem is that generally हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट है, उसमें हम लोग स्पीकिंग ज्यादा, हमारा जो कम्युनिकेशन का मोड रहता है, इट इज नॉट इंग्लिश. अभी रीडिंग में तो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग, आजकल स्टूडेंट्स नेटफ्लिक्स सीरीज ये सब देख रहे हैं. राइटिंग जनरली स्कूल में पार्ट कवर हो जाता है. स्पीकिंग इज समथिंग जहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा लैक करते हैं, बिकॉज मेजर जो लैकिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस. ओके. सो हियर वी मेक श्योर कि 1.5 महीना जब स्टूडेंट हमारे पास होता है, एवरी डे हम उसको पीसेस में डिवाइड करते हैं, टाइम को शॉर्ट ब्रेक्स में डिवाइड करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि हम स्टूडेंट का स्पीकिंग रेगुलर बेसिस पे कराएं. ओके, ठीक है. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एज अ स्टूडेंट मतलब मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ, मेरे मम्मी पापा कुछ और सोच रहे होते हैं. इट्स लाइक कि अगर मेरे को बाहर जाना है, सो उनको ऐसा है कि तेरे को बाहर क्यों जाना है, यहाँ पे रह के क्यों नहीं पढ़ना. एंड फिर उनको समझाता हूँ कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा है. करेक्ट. एंड वो तो इस चीज में हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज को कि मतलब पेरेंट्स से कैसे बात करें, सब सेम पेज पे आ जाएं. यू आर आस्किंग, यू आर ट्राइंग टू आस्क दैट. सी, इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मेजर पेरेंट्स. बाहर क्यों जाना है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं. सो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन ये विद टाइम ग्रेजुअली हमको समझाना पड़ता है. इस चीज को टैकल करने के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक पहली काउंसलिंग स्टूडेंट जाके अपने कंसल्टेंट से या अपने काउंसलर से करे. देन एनी वन ऑफ द गार्जियंस और मे बी पेरेंट्स, दे शुड ऑल्सो कम इन द पिक्चर. उनको भी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए. बच्चा अपने सपने देख रहा होता है. देखिए, ये सपना जो है, इट कम्स विद अ ग्रेट कॉस्ट, प्लस डिस्टेंस, प्लस बहुत दूर जाने का रिस्क. तो आई बिलीव कि पेरेंट्स को स्टूडेंट को हमेशा साथ लेके आना चाहिए, सो दैट हम सब बैठ के एक साथ डिस्कस करें, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें. एवरीथिंग कम्स विद द प्रोज एंड कॉन. तो हमें सब डिस्कस करना जरूरी होता है. वी कैन नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स भी हम अवेयर करवाएं पेरेंट्स को, एंड देन वी गो फॉरवर्ड. ओके. आजकल सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्शंस मतलब किस वजह से हो रहे हैं? ओके. सी, वीजा रिजेक्शन आज या कल
किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं होते थे, ना ही होते हैं। वीजा रिजेक्शन के कुछ जेनेरिक रीजंस होते हैं जिनको हमको बहुत थरोली समझना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि अगर बहुत सारा फंड होगा या बहुत फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वीजा 100% आ जाएगा। दिस इज नॉट द केस। वीजा का डिसीजन हमेशा डिपेंड करता है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स, जैसे आपके ऑफ कोर्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, योर लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड लेटर ऑफ इंटेंट, दैट इन सम टर्म्स इट इज आल्सो कॉल्ड SOP। देन हाउ डज योर प्रेजेंट कोर्स एक्चुअली मैचेस योर फ्यूचर कोर्स, क्या रेलेवेंस है दोनों में। अभी आप बायोलॉजी पढ़े हुए हैं और अभी आप सपोज इंजीनियरिंग करने जाना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज इंजीनियरिंग इज एट बूम, बट देन दिस इज नॉट द रीजन। आपका रेलेवेंस क्या है कोर्स का। देन हाउ वेल यू आर एबल टू एक्चुअली कन्विंस योर वीजा ऑफिसर कि आप वहां पर पढ़ने जा रहे हैं। आपके इंटेंशंस देखने चाहिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं, आप एक्सपोजर लेने जा रहे हैं, एंड देन यू विल कम बैक टू योर ओन कंट्री और यू प्रोबब्ली विल गो टू सम अदर कंट्री एंड मेक योर करियर। You should not seem or sound to be a potential immigrant of the country you are landing in. So major, it is a combination of certain things that has to be kept in mind. A single point cannot actually define or cannot decide your visa outcome. Okay, so while writing the LOM, what factors we should see first? सबसे पहले letter of motivation is something जो आपके दिल से आना चाहिए। Okay. दैट इज नॉट समथिंग जो आपको कोई फीड करे या AI आपको बताए। लेटर ऑफ मोटिवेशन इज कि आपका मोटिवेशन क्या है। सो यू हैव टू बी वेरी मच ट्रू एंड टू योरसेल्फ। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव डन इन पास्ट। यू शुड मेंशन योर इंटर्नशिप्स, योर हॉबीज, योर लाइकिंग्स, योर डिसलाइकिंग्स, देन योर रिसर्च अबाउट योर कोर्स इन योर ओन कंट्री। आप जब आपकी खुद की कंट्री में ये पर्टिकुलर कोर्स 5 या 10 लाख में कर सकते हैं तो आप किसी और कंट्री में यही कोर्स 25 या 30 लाख रुपए देके क्यों करना चाहते हैं। सो द आइडिया शुड बी वेरी क्लियर, देयर शुड बी अ डिफाइंड लाइन। यहां से करने पे मुझे क्या नहीं मिलेगा जो मुझे बाहर से करने पे मिलेगा। देयर शुड बी अ रिसर्च अबाउट दिस कोर्स इन योर कंट्री एंड प्रोबेबली द अदर कंट्रीज एज वेल। जहां पर आप जा रहे हैं वहां का रिसर्च तो चाहिए ही, बट जहां आप नहीं जा रहे हैं वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। प्लस योर करियर आउटकम्स शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। ये कोर्स आपको कहां तक लेके जाएगा एंड रियलिस्टिक। मैं ये कोर्स करने के बाद CEO बन जाऊंगा या डायरेक्टर बन जाऊंगा। प्रॉब्ली आप करने डिप्लोमा जा रहे हैं और आप बन CEO रहे हैं एज पर योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, दिस डजंट वर्क। बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड वीजा ऑफिसर एब्सोल्युटली नो कि ये किसने लिखा है लेटर ऑफ मोटिवेशन, इज इट AI रिटन। सो खुद से लिखें। बहुत हाई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक लैंग्वेज चलेगी, बट सच्चाई होनी चाहिए उसमें। ओके, मतलब दिल की बात है। दिल की बात है, कनेक्शन होना चाहिए आपका और वीजा ऑफिसर का। हाँ जी। तो कहीं पे मैंने ऐसा सुना था कि आजकल अब कनाडा में थोड़ा सा पढ़ने का क्रेज कम हो रहा है, तो क्या ये सच है? अब आप मुझे एक बात बताएं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं सपोज 2 ईयर का, कोई स्टूडेंट 3 साल का एडवांस डिप्लोमा कर रहा है और कोई स्टूडेंट डिग्री के लिए जाता है विच इज ऑफ 4 years इन कनाडा। नाउ व्हेन डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या बैचलर वाला बच्चा जॉब के लिए जाता है, दे गो टू एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसको कंसिडर करेगा, बैचलर वाले को, एडवांस डिप्लोमा वाले को या डिप्लोमा वाले को? आई गेस बैचलर डिप्लोमा वाले को। बैचलर वाले को, क्योंकि उसने 4 year इन्वेस्ट किया है उस पढ़ाई में, 4 years का टाइम इन्वेस्ट किया। इट इज नॉट अबाउट द मनी। अच्छा, अब कनाडा में क्या है, वेजेस फिक्स्ड होती हैं। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉयर को आर्ली वेज फिक्स देनी है। जब उसको फिक्स वेज देनी है तो वो डिप्लोमा वाले को क्यों हायर करेगा? वो उसको हायर करेगा जिसने 4 साल दिए हैं बैचलर में। स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये रहता है, लेट्स गो फॉर डिप्लोमा, 2 साल में कोर्स खत्म हो जाएगा, इजीली जॉब मिल जाएगी। लेट्स गो फॉर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल में कोर्स खत्म हो जाएगा, इजीली जॉब मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट द कल्चर ऑफ एनी कंट्री, नॉट ओनली अबाउट कनाडा। क्या यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं वो 12th के बाद? डिग्री पढ़ाते हैं जो कि जनरली 3 साल की होती है, या ऑनर्स डिग्री पढ़ाते हैं जो कि 4 साल की होती है, या इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं अगेन जो 4 साल की होती है। तो कनाडा में पढ़ाई का क्रेज कम नहीं हुआ है। कनाडा एज ए कंट्री थोड़ा स्मार्टली एक्ट कर रहा है। उसको लगता है एज अ कंट्री, कनाडा फील्स कि
कि डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा करने के बाद बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर नहीं है। नहीं है। सो कनाडा मोटिवेट्स एंड वांट्स कि बच्चे वहां पर डिग्री करने के लिए आए जो कि वैल्यू ऐड करें खुद के प्रोफाइल पे भी और कंट्री के लिए भी। सो इट इज नॉट अबाउट कि बच्चों का पढ़ने का क्रेज कम हो गया है, बच्चों का थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्रोफाइल प्रॉपरली बिल्ड करना पड़ेगा, एंड देयर इज अ ग्रेट करियर इन एनी कंट्री इंक्लूडिंग कनाडा। Okay, like मतलब advanced diploma is also of 3 years. Yes. Whereas if you will do masters, it will also be मतलब 2 to 3 years only. First of all, degree after 12th is of 4 years, Yeah. which has the highest value. Then if somebody is already a graduate, 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का ग्रेजुएशन यहाँ से करने के बाद वो मास्टर्स के लिए जा रहा है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट और 2 years का मास्टर्स। What I mean to say is कि आप जब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसी पढ़ाई में तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छी पढ़ाई करें, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ज्यादा नॉलेज गेन करें, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ करियर पाथ। सो मैम, जैसे आजकल बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सिचुएशन, गल्फ वॉर की सिचुएशन के कारण मतलब काफी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि जैसे यूएस में हो गया, आजकल वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है एंड बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि और ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? सी, ऐसा हमेशा होता है, हम पास्ट में देखते आए हैं कि कभी किसी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आई तो स्टूडेंट्स ने वहां पे जाना कम कर दिया या बंद कर दिया, बट ऐसा इतनी सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि फॉरेन एजुकेशन का मार्केट या फॉरेन जाना स्टूडेंट्स ने बंद किया हो। स्टूडेंट्स हमेशा एक डाइवर्सिटी चाहते हैं और हम भी ये प्रेफर करते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हम अपनी होम कंट्री से बाहर निकलते ही क्यों हैं? So that we get out of the comfort zone, so that we see the exposure, we experience the networking, we understand the real world. It's very true you said that there has been the war situations in multiple countries, कुछ कहीं पे भी कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, but we have been always fortunate कि हमने कुछ ना कुछ नया अपने बच्चों के लिए हमेशा ढूंढा है। जैसे अभी स्टूडेंट्स का इंक्लिनेशन नीदरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड इधर बहुत हो गया है। Recently we had certain admissions for South Korea, and you would be surprised to know that South Korea is so generous in giving scholarships, then providing internship. This is one of the, I would say, best thing about South Korea कि बच्चा वहां पर जाता है, पढ़ता है, and they get the internships, paid internships. Coming to France, France is very popular with the internships and very popular with the education quality as well. फ्रांस में इंडियंस को 2 साल का जॉब सीकर वीजा मिलता है। सो अगेन फ्रांस इज वन डेस्टिनेशन जो अभी बहुत पॉपुलर हुई है। एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट चाइना एज एन एजुकेशन डेस्टिनेशन। ट्रस्ट मी, अभी तक हम चाइना को जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। वी हैव सीन पीपल, किसी का घर बन रहा है तो सामान लेने चाइना। आई बीन विटनेसिंग ऑल दीज थिंग्स, but this time I am surprised to know, and this is quite overwhelming, that students themselves are coming to me stating that they wish to go to China. And the best part of China is it is again very generous with offering scholarship. I would like to discuss a case over here. One of my students, he did his engineering from Manipal University, Jaipur, and he had his family business here in Indore, और उनका import export का बहुत काम रहता है। He came up to me stating कि मुझे चाइना पढ़ने जाना है। And even I was wondering, recently we got his admission in Tongji University in China, absolutely free, Chinese government funded student, not even a single penny he has to pay for his fees. Apart from that, his medical is free, his accommodation is free, and to top it up, he is going to get 45,000 INR stipend per month right from the day one. So now this is what is diversity is. One country is not actually favoring the students, that's okay. You cannot restrict your exposure. You cannot restrict your dreams. So get into diversity. Netherlands, Finland, China, South Korea, Germany, what not we have. So basically it means कि बॉर्डर पे जो वॉर होती है वो स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई को लिए इतना उसको अफेक्ट नहीं करना रहता। एज यू नो कि मतलब इंडियंस, चाइना, मतलब so many of border wars and वो सब ये सब चलता रहता है। पॉलिटिकल सिचुएशन सब जगह पे होती है। It is everywhere, but that cannot be a barrier if a student is really looking forward to study. And second, any situation, बच्चा जब किसी भी कंट्री में जाता है तो बेसिकली
he has the idea और probably उसका mindset होता है कि उसको वहां जाके पढ़ना है. He actually has to grasp the knowledge, and then it is after that it is on the student. He wants to stay there, he wants to work there, he comes back to his home country. Major students, they come and apply their knowledge to home country. So what is wrong in that? Okay. Also, you mentioned South Korea कि it's very great, and what about North Korea? क्योंकि I guess दोनों बहुत ही ज़्यादा opposite है. Yes. So here I would like to talk about the fact कि अभी तक we are working for South Korea. मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी North Korea के लिए काम कर पाएंगे. But then South Korea is literally an upcoming destination, really doing wonders for the students, and students really doing wonders after going there. And in India, we see कि our parents are always saying us you have to always be good in English. Most of the Indians are going outside and studying abroad, doing jobs outside. But whereas in other countries such as Japan and more, they are more into their own native languages. Correct. So again, this is something when we talk about India doesn't have any particular language. I mean, every region has its own language. तो हम एक यूनिफॉर्मिटी और एक सेम पेज पे है ही नहीं. हमने इंग्लिश को अपना एक कॉमन लैंग्वेज बना लिया है. एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. अगर अपन जापान की भी बात करें या चाइना की भी बात करें, इवन इफ आई टॉक अबाउट जर्मनी, आई टॉक अबाउट इटली, सो एक पर्टिकुलर रीजन का आपको वहां पर लोग नहीं मिलेंगे. पीपल आर देयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशनैलिटीज. So English is a common language, it's a universal language, and language is important. English is important, but साथ के साथ हम अपनी language तो भूल ही नहीं सकते हैं. Yeah. I believe English के साथ साथ it is equally that Hindi जो हमारा actual मातृभाषा है वो भी important है. English important है, as I mentioned, globalization हो गया है, network, MNC culture हो गया है. Foreign countries have their setups here in India and vice versa. So since English is one language that brings everybody at same page, so it is important, but I believe Hindi is more important and mandatory. Okay. And countries like Singapore, Dubai and Malaysia. So what do you think कि मतलब study के लिए ये कैसी जगह है अभी? Okay, so when you talk about Dubai, Singapore, Malaysia, so these are the Asian countries. Yeah. And nowadays, again, I've seen an inclination of the students moving to these countries because, number one, Dubai is actually one of the safest country. So the parents, they don't have the apprehension of their students going in a different country. So they're very much comfortable when they send their children to Asian countries. Connectivity बहुत easy है. Parents के लिए visa मिलना बहुत easy है. Parents can go and meet their children. और साथ में vacation भी हो जाता है, of course, parents का. And vice versa. Children can come and see their parents. See, अगर बच्चा बॉम्बे भी रह रहा होता तो भी वो दिवाली, होली या किसी फेस्टिवल पे आ जाता, उतना ही आसान दुबई, मलेशिया, सिंगापुर से आने होता है. Plus these three countries and I believe other Asian countries are actually excellent countries. If you really dwell in the depth of these countries, the life state, the living standards and status is really high. So people have started choosing all these three countries as their education destination now. Okay, so one more question कि मतलब पेरेंट्स का सबसे बड़ा फियर क्या हो सकता है जब वो अपने बच्चे को मतलब स्टडी अब्रॉड के लिए भेजते हैं तो? सबसे बड़ा फियर होता है कि मेरा बच्चा जाएगा और वापस नहीं आएगा. This is the biggest fear. Okay. So I believe that this should not be a fear. डर के आगे ही जीत है. तो इसको as a fear नहीं लेना चाहिए. अगर बच्चा इंदौर से है और वो दिल्ली या बैंगलोर जाके भी पढ़ रहा है और मे बी हैदराबाद जाके जॉब कर रहा है तो भी तो वो नहीं आ रहा है. So it's not about fear, but parents should take it as an opportunity. अभी ये fear पहले होता था, अभी parents take it as an opportunity. Second fear बहुत बार parents का ये होता है कि अगर हम लोन फंडिंग से बच्चे को भेज रहे हैं तो क्या बच्चा लोन रीपे कर पाएगा या इवेंचुअली वो लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी. So again I would say जनरली लोन रीपेमेंट इतना मुश्किल नहीं होता है बिकॉज जो रीपेमेंट स्टार्ट होता है वो पढ़ाई खत्म करने के 1 साल तक का गैप रहता है. जॉब ढूंढने को बच्चे को मिलता है वो समय, उसके बाद रीपेमेंट स्टार्ट होता है. मोर ओवर हमने पैसा लिया है इंडियन करेंसी में और हम अर्न कर रहे हैं डॉलर्स में, क्योंकि जनरली हर कंट्री में जो जॉब सीकर वीजा होता है वो 1 से 1.5 साल से 2 साल तक का होता है. तो स्टूडेंट जब वो ये जॉब सीकर वीजा में जॉब कर रहा होता है
तो मेजर बच्चे उस ड्यूरेशन में अपना लोन रीपे कर देते हैं बिकॉज दे आर अर्निंग इन डॉलर्स एंड दे हैव टू रीपे इन इंडियन करेंसी. सो दीज टू आर द मेजर फियर ऑफ द पेरेंट्स. फिर कई बार स्टूडेंट पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि फूड कैसा रहेगा, रहेंगे कहाँ, कुछ गलत एक्टिविटीज में तो नहीं पड़ जाएंगे बच्चे. अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को गलत एक्टिविटीज में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता वहां. कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्ट टाइम जॉब्स, देन देयर ओन हाउसहोल्ड चोर्स, then there are a lot of responsibilities. They are cooking, networking, internships. So ideally foreign country में बच्चे गलत activities में नहीं पढ़ते हैं, time ही नहीं मिलता. Okay. Now I'll ask about part-time jobs in study in abroad. Basically, मतलब students search for what type of part-time jobs in outside. Okay. Now rather I would ask a question to you. जब आप पढ़ने जा रहे हैं, maybe after your 12th and also even after your bachelor's, आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं जहां पर आप फॉरेनर हैं, एक लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, और लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो एटलीस्ट एक एक्सेंट बैरियर हो सकता है. तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके का जॉब एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, या किस तरीके का जॉब मिलता होगा, या किस तरीके का जॉब स्टूडेंट को सर्च करना चाहिए. I guess it depends on कि मतलब what type of bachelor's have you done and what experience you have. I'll talk about me. Like I have experience in web development, so I'll try to look into in that field only. And suppose if I'm in Germany, so I'll try to search a job where German is not the most language barrier because I'm not that much into German. So I'll try to find a job where I can communicate in English and make your life little comfortable and little at ease. You're absolutely right. See, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जब भी किसी कंट्री, नई कंट्री में जाते हैं तो हम उनके लिए फॉरेनर्स हैं. We are विदेशी for them. So, अगर आप कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी कोई बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब मिल जाएगी या कोई भी बहुत वेल पेइंग जॉब मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम, सो हमारा एक्सपेक्टेशन गलत होता है. जनरली पार्ट टाइम जॉब का जो एक कैपिंग रहता है कंट्रीज में, इट इज फ्रॉम 15 आवर्स टू 25 आवर्स इन डिफरेंट कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री. तो उतने घंटों को आपको जेन्युइनली सिर्फ पार्ट टाइम के लिए ही यूज करना चाहिए. पार्ट टाइम जॉब्स कैन बी द ऑड जॉब्स and it should not demotivate you. When I talk about the odd jobs, they can start with maybe the job at some food outlet. It can be a job of a server, it can be a job of a cleaner, it can be a job of a dishwasher. Starting हमेशा इससे होती है क्योंकि लोग आपको जानते नहीं. Now more you meet people, more you do the networking part, you actually start getting the better roles. But again, keep it in your mind that this is your part-time job. And this is just for making money to fulfill your small needs and requirements and desire. And also, I actually counsel my students that don't only get into the part-time jobs, rather look into the internships. Now there is a difference between a part-time job and an internship. Part-time job is something which is an odd job. It may not be related to your field. And it is not related to your field. But then when we talk about an internship, it is something that can be paid or unpaid, but it would be definitely in your domain. So look for internships. Don't run after small, few bucks, but make your profile strong by doing more of the internships. Okay. And somewhere like as you told कि server and उसकी jobs वहाँ करते हैं. So I'll talk about Germany. One of my friend is there, right? And he is doing a job की जिसमें basically crane का कुछ है उसका, and in month he is earning about 900 to 1000 euros. Correct. So वो वहाँ पे इतने कमा रहे हैं, and वो इसके साथ अपनी बैचलर्स भी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में. क्या है कि जैसे अगर वो वहाँ पे 1000 यूरो भी कमा रहे हो, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी निकाल रहे हो, वो उसमें से 200 यूरो बचा रहा है, एंड एज कम्पेयर जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, so यहाँ पे इतनी फुल टाइम जॉब्स भी इतनी अनपेड रहती है. तो आपको क्या लगता है, मतलब वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है? So this is always an opportunity, I would say. Part-time job is something which is an opportunity that students do avail when they are in the foreign country. आपको इंडिया में भी कभी किसी ने पार्ट टाइम जॉब के लिए मना नहीं किया है. किसी भी स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस, आप एक डिग्री के साथ फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं इंडिया में, बट देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द पार्ट टाइम जॉब्स. नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गेट इनटू दैट.
उनको करना ही नहीं होता, और दे डोंट गेट टाइम बिकॉज जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो 8 घंटे का जनरली क्लासेस रहती है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, तो स्टूडेंट्स कर भी नहीं पाते हैं, कई बार करना भी नहीं चाहते हैं. बट व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री इट समटाइम्स बिकम अ नीड एंड मे बी अ रिक्वायरमेंट. अच्छा, आप एक रूम में 5 लोगों के साथ रह रहे हो जिसमें से 4 लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो अपने आप में आपको भी अंदर से आता है कि लेट्स गेट इनटू दैट. प्लस इट इज नॉट ओनली टू अर्न मनी, एज आई ऑलवेज मेंशन, ये एक एक्सपोजर होता है. इट मेक्स यू मीट डिफरेंट पीपल, it makes you actually introspect where you stand and how much hard work you can do. But आप प्लीज इस पार्ट टाइम मनी को कभी भी अपना फुल टाइम नहीं माने, प्रोफेशन नहीं माने. ये सिर्फ आपका पार्ट टाइम ही होना चाहिए. प्लस साथ साथ अपनी इंटर्नशिप पे फोकस करें. ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जब आप अपनी छोटी छोटी नीड्स को के लिए घर से पैसा नहीं मंगवा के उसको वहां पूरा कर सकते हैं. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन की जैसे अपने इंडिया में क्या रहता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रहती हैं, वो ऑफर करती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल. सो क्या ऐसा बाहर भी होता है? थोड़ा सा डिफरेंस है बाहर और इंडिया की इस स्ट्रैटेजी में. जनरली ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज इंडिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आती है. फॉरेन में ऐसा नहीं होता कि कंपनीज आ रही हैं, बच्चों के इंटरव्यूज ले रही हैं, सारे बच्चे इंटरव्यूज में बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता. देयर इज अ टर्म there which is called placement assistance and international placement cells. Now there is a complete department that is working on the students placement and specifically international students के placements के लिए. So कोई specific country इस चीज को कर रही है या फिर every country? See, the beauty of a foreign country is कि किसी भी यूनिवर्सिटी को एम्बेसी से लाइसेंस तब मिलता है जब वो कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करती है. कोई भी यूनिवर्सिटी को एम्बेसी ने कुछ लाइसेंस दिए हैं. अभी इसमें एक पैरामीटर ये भी होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है. जब भी कोई स्टूडेंट पास आउट हुआ, बहुत सारी चीजें होती है कि स्टूडेंट का ड्रॉप आउट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है. तो जितना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्ट्रॉन्ग होता है उतनी अच्छी रैंकिंग होती है. अभी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देयर इज अ प्लेसमेंट सेल in each and every college and each and every university. Now it is up to the student to what extent they are actually utilizing that placement cell. हमारे बच्चे जनरली वेट करते हैं कि पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर हम प्लेसमेंट सेल में जाएंगे, फिर हम लोगों से मिलेंगे, वहां पे जो कंसर्निंग लोग हैं, फिर हम अपने रिज्यूमेज अपडेट करवाएंगे. ऐसा नहीं. इन माई काउंसलिंग I always tell a student कि आपकी पढ़ाई को जब 3, 4, 5 महीने हो जाते हैं, start regularly visiting the placement cell. People sitting in that department should know you. अपने resumes regularly update करवाएं उनसे, उनकी मदद लें. Then they have different portals जहाँ पे updates होता रहता है कि किस country को, किस company को अभी जरूरत है hiring की, कौन सी country recently किसी university के साथ tie up हुई है. तो ये बहुत ही एक रेगुलर प्रोसेस है. किसी भी स्टूडेंट को कोर्स खत्म होने का वेट नहीं करना है. इसके लिए अपनी विजिबिलिटी और अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है शुरू से ही प्लेसमेंट सेल में. उसके अलावा लॉट ऑफ जॉब फेयर्स दे हैपन विद इन द कैंपस, सो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द जॉब फेयर. ओके, सो मतलब बेसिकली हर अब्रॉड कंट्रीज में ये चीज होती है. अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में ये एक एक्चुअली मैंडेट है. ओके, कि अगर आप कोई बच्चा इतना पैसा खर्चा करके आ रहा है, सी देयर इज अ करेंसी डिफरेंस, राइट. तो हम इंडियंस को जनरली ये पढ़ाई, बाहर की पढ़ाई बहुत महंगी पड़ती है. अभी हम 30, 35, 40, 50, इनफैक्ट 1 करोड़ तक का अगर हम लोग खर्चा करके जा रहे हैं, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड पर्टिकुलर कंट्री? एटलीस्ट इंटर्नशिप्स मिल जाती है अपने को, हम लोगों को जानने लगते हैं. फिर इंटर्नशिप जब हमको मिलती है उसके बाद वही लोग अपने को परमानेंटली भी हायर कर लेते हैं. बट अगेन, along with the university's responsibility, it should be the responsibility of the student as well, that he should be actually well equipped about all these things and he should regularly visit the placement cells. So नौकरी बिल्कुल मिलेगी, नौकरी कहीं नहीं जाएगी. ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं, इट्स लाइक कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होते प्लेसमेंट सेल, लाइक इन माय यूनिवर्सिटी वो भी था. बट उसके बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती कि अरे अपने कॉलेज में कुछ ऐसा भी है जो चीज कर सकती है, क्योंकि वही चीज है फॉरेन में फिर लोग उस चीज को कर लेते हैं. एग्जैक्टली, नॉलेज नहीं होती. तो नॉलेज ही हमको, एक्सपोजर वही होता है.
प्रोफेसर से मिलो, प्लेसमेंट सेल में जाओ, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होता है वहां पर जाओ। हर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को अपना पोर्टल दे रखा होता है, उस पोर्टल पे लॉगिन करो, रेगुलर कम्युनिकेशन करो। अपने आप जब इतना टाइम आप किसी कंट्री में निकालते हैं, किसी जगह पे निकालते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन। और अभी तो कल्चर ये है कि आप कुछ भी ढूंढते हैं इंटरनेट पे, वो ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड चीजें आने लगती है। तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट सर्चिंग अबाउट द जॉब्स, लेटेस्ट कंपनीज व्हिच आर डूइंग हायरिंग्स, व्हाई डोंट वी गेट एक्टिव ऑन Glassdoors? सो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, लाइक कि मतलब आपके लिए सक्सेसफुल का मतलब क्या है? मनी, पीआर या फिर क्या चीज? Success for me is obviously turning your passion in your career is something I call success. जब आपका इंटरेस्ट ही आपका करियर बन जाता है, so that is success. एंड उसमें अगर इट्स लाइक कि एक जॉब है, उसमें मेरे को 20 लाख मिल रहे हैं साल के, एंड बट मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मेरे को दूसरी चीज करनी है और वहाँ पे मेरे को साल के 10 लाख मिल रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इस चीज में मेरे को क्या देखना चाहिए, लाइक कि मेरे को सेल्फिश होकर मतलब खुद के लिए वो वाली जॉब करनी चाहिए, या फिर मेरे को नहीं आगे जाके फैमिली भी देखनी है, बहुत सारी चीजें करनी रहेगी, तो फिर अगर आप अपने इंटरेस्ट की जॉब करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें ग्रो करेंगे। जो भी हो वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, जो भी हो विद पीस होना चाहिए, इनर पीस होना चाहिए। सो पर्सनली आई बिलीव दैट अगेन योर पैशन एंड इंटरेस्ट शुड बी योर करियर, ऑटोमेटिकली यू गेट ग्रोथ इन दैट। प्लस कंसिस्टेंसी इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस। अगर आप अपने पैशन में ही कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अपने आप उसमें अपना गोल अचीव कर लेंगे। ओके, सो मतलब इसी में टाइम लग जाता है बहुत सारे बच्चों को, लगता है कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि वो उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे होंगे, उस हिसाब से उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं होंगे। क्योंकि एग्जैक्टली अगर पैशन और इंटरेस्ट होगा तब हम उस चीज के लिए मेहनत करेंगे ना। अगर हम बिना पैशन और बिना इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं तो हमारा मेहनत का एक्चुअली लेवल और थोड़ा सा पैरामीटर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। हमेशा जो भी करें वो इंटरेस्ट के साथ करें, पैशन के साथ करें, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ करें। दिस इज द की टू सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस, एंड काफी सारे बच्चों की हेल्प हो गई होगी इससे। माय प्लेजर। ऑफ कोर्स हुई होगी। तो ये तो मेरे हिसाब से अभी कुछ भी नहीं था, अभी तो और भी सारे बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज एक्चुअली एन ओशन आई वुड से। या मतलब इट्स डीप, आप जितना इसमें अंदर जाओगे वो उतना राइट जाता रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू मोस्ट वेलकम। सो दैट्स आवर टाइम गाइस। शी इज Mrs. Shweta Agrawal Jain. Thank you so much for watching us. Thank Take care. Bye bye.